हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खम्मा खड़ी, जय श्री कृष्णा। आप सब बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, मुझे सबको पता है। और सब कमेंट में ये बोलते हैं सर हम बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो चलो आपकी जीतू भैया फिर से आए आप लोगों के लिए एक और नया लेसन लेकर के लर्न एंड शेयर पे, आपके अपने चैनल पे। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, और उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। बच्चे बोल रहे हैं सर बड़ा फास्ट चल रहे हो, सर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा आगे क्या, अभी हमारे पास और भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अभी इसके बाद वाला चैप्टर और लेंदी चैप्टर है, ये फिर भी कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है। इसके बाद वाला और बड़ा चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण भी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद के फिर भी छोटे चैप्टर है, फ्लूइड आते फिर बड़ा चैप्टर हो जाएगा, वेव्स बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो हमको उनको भी साथ के साथ पकड़ते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, कई बच्चों का बैकलॉग हो रखा है। मेरे से बच्चे बात करते हैं लाइव क्लास में तो बोलते हैं कि भाई सर बैकलॉग हो रखा है, क्या करें। सिंपल सा लॉजिक है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका बैकलॉग है और ख़त्म करना है तो एटलीस्ट एक दिन में 2 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ नोट जरूर बनाते चलिएगा। कई बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर रिवीजन कैसे करें। तो जैसा मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया, 5th चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 से 4 तक का रोज आपको वीक में एक बार उसको सिर्फ रीड करना ऊपर से। ठीक है, कुछ लर्न वन नहीं करना, सिर्फ देखना। मस्त, मैं कह रहा हूँ चैप्टर मस्त प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आपको इतना पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम जानने वाले हैं आइंस्टीन के पीछे जो फॉर्मूला जो है, हर जो भी फाइल खरीदने जाते हो तो मार्केट्स है ना, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, उसके आगे E=MC का बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ना। बहुत सारी फिजिक्स की बुक के ऊपर E=MC² लिखा हुआ होता है। बताया तो है लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये तो पता है सबको कि आइंस्टीन ने दिया था, और इस फॉर्मूले की वजह से लोग समझते हैं कि है ना फिजिक्स की डिस्कवरी आइंस्टीन ने करी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आइंस्टीन तो बहुत बाद में आए थे। तो आइंस्टीन के जो E=MC² के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बताने से पहले, और ये फॉर्मूला क्या है वो बताने से पहले, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ऐसा माना जाता है कि आइंस्टीन को 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। ठीक है, तो ये गलत है। आइंस्टीन को सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो भी E=MC² के लिए नहीं मिला था। ठीक है, 1921 या 22 के आसपास की बात है। उनके लिए बात चली थी कि भाई इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला था। उनको जिनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था बेटा उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, E=hν की इक्वेशन उन्होंने दी थी, जो आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी या पढ़ रहे होगे अभी आप लोग, और आप 12th में भी पढ़ोगे। हमारा जो एटॉमिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं E=MC², इसकी कहानी क्या है। तो देखो क्या है, लोग ऐसा समझते थे कि हम द्रव्यमान को कभी भी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते, और ये बात सच भी है। हमने जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी, तो हम यही बोलते हैं कि द्रव्यमान की क्षति संभव ही नहीं है, द्रव्यमान का भी विनाश हो ही नहीं सकता। यही तो बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति संभव नहीं है। जितना स्टार्टिंग में द्रव्यमान था उतना ही लास्ट में भी रहेगा। लेकिन आइंस्टीन ने बोला, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी यही बोलती है, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी, अपेक्षितता सिद्धांत। ठीक है, अपेक्षितवाद का सिद्धांत जो है वो हमको यही बोलता है कि हम किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि वस्तु को, जो यहाँ पे C है, वो C मैं आपको बता दूं पहले जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे तो 11th क्लास में सबने पढ़ा होगा, सॉरी 10th क्लास में सबने पढ़ा है। C हमारे प्रकाश का वेग होता है। ठीक है ना, प्रकाश का वेग वैल्यू 2.9999 ऐसे होती है, लेकिन हम इसको लगभग मान के चल लेते हैं 3 × 10⁸ तो ये जो प्रकाश का वेग है हमारा, यहाँ पे अपन ने जो लिया है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर किसी भी वस्तु को हम प्रकाश के वेग से फेंकें, ठीक है, जैसे कि लाइट के अंदर खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हमारी लाइट जो होती है, हमारा जो प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है, जिससे अपन फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये फोटॉन के ज़्यादा डिटेल के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर, जब अपन एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटोन जो है, उन्होंने ऐसा बताया कि फोटोन जो लाइट की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोटॉन्स हैं, अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलना प्रारंभ कर दे, तो उस केस में हम द्रव्यमान को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। एक चीज़ उन्होंने और बताई, इस फॉर्मूले को जब अपन आगे और कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो एक दूसरा फॉर्मूला और आ जाता है, m =
एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कुछ नहीं करा हमने, एक छोटा सा काम करा यहाँ पे। ई जो हमारा गतिज ऊर्जा के रूप में उसके ऊपर ऊर्जा होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर अपन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ तक हम इस फॉर्मूले तक पहुंचे। कैसे आए कैसे नहीं आए उससे हमें मतलब नहीं है, ना ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। देखो, अगर मैं यहाँ पर किसी भी वस्तु का वेग, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ कि इस पेंसिल को अगर मैं प्रकाश के वेग से फेंक सकता, तो देखो अगर मैं वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के इक्वल रख दूं तो देखो यहाँ पे v जो है वस्तु का जो वेग है, अगर वो c के बराबर आ जाए तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और m का मान हो जाएगा m नॉट बट्टा 0। आप समझें, m नॉट बट्टा कितना आ जाएगा? रूट में 1 माइनस 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी वस्तु का द्रव्यमान उसका वेग बढ़ाने के साथ साथ भी बढ़ता है। ये क्वेश्चन ऐसा बोलती है, ये क्वेश्चन बोलती है कि वस्तु का वेग बढ़ाने के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पे m नॉट क्या है? इसका रुका हुआ द्रव्यमान, मतलब जब ये ठहरा हुआ था, मान लो ये 50 ग्राम की पेंसिल है, ठीक है, तो उसका जो ठहरा हुआ द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है। लेकिन अगर कोई उसकी लाइट की स्पीड के आसपास स्पीड से फेंक दूं तो उसका द्रव्यमान सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान क्या होने लग जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका विराम का द्रव्यमान है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है, जो हमारा उसका ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? मास में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, द्रव्यमान में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो उस एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, जो गतिज ऊर्जा उसके पास है, वो उसको मास में कन्वर्ट कर देती है, द्रव्यमान में कन्वर्ट कर देती है। मतलब इसका भार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और समझ आई कि किसी भी वस्तु का, क्योंकि द्रव्यमान अनंत नहीं हो सकता और अनंत द्रव्यमान होने के लिए उसके पास अनंत ऊर्जा होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से कभी ज़्यादा जाता ही नहीं। प्रकाश की वेग जो है लिमिट है, ठीक है, उसके बाद किसी भी चीज़ का वेग जा नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन अपने को बताती है। कुल मिला के हमको क्या समझना है कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो प्रकाश के वेग से चलना चाहिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को चलाना संभव नहीं होता। प्रकाश खुद अपने वेग से चल सकता है, बाकी चीज़ें उसके वेग के आसपास केमिकल रिएक्शंस में चलती हैं, नॉर्मली चलाना संभव नहीं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब जानते हो, इलेक्ट्रॉन से सब फेमिलियर ही हो, ठीक है, सब जानते हो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जो नाभिक है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। एक और पार्टिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं, उसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का भाई है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। वैल्यू याद नहीं, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं याद है, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों को याद नहीं हुई होगी। तो जो इसका द्रव्यमान होता है वो इसका द्रव्यमान होता है, जो इसका आवेश होता है वो इसका आवेश होता है, ठीक है। बस इसका आवेश धनावेश में होता है, इसका आवेश ऋणावेश में होता है, ठीक है। होता तो प्रोटॉन के पास भी है, लेकिन प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, लेकिन ये भारी नहीं होता और ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये उत्पन्न होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, दोनों का पास द्रव्यमान है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो जब दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं ना, तो कंबाइंड होने के बाद क्या बनाते हैं वो? गामा विकिरण। ये एक तरीके की ऊर्जा, और इसमें बहुत ऊर्जा होती है। और इस गामा विकिरण में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी सी ऊर्जा है, वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होती है, ठीक है। एक तरीके की ऊर्जा का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक। जब अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो जूल बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है ना, फिर छोटे मात्रक की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिट्रॉन है। कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को सिर्फ समझना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और जो वो आपस में मिले तो मिलने के बाद उन्होंने गामा रेडिएशन बना दिया, गामा विकिरण निकाल दिया, ठीक है। और मतलब कुल मिला के दोनों का जो भी द्रव्यमान था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और वो द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सर फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी चीज़ों को है ना जला के, मतलब लाइट की स्पीड से फेंक के उससे बहुत सारी एनर्जी निकाल लेते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करा सकते।
एक बहुत अच्छा फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ। अगर 1 किलो द्रव्यमान को आप लाइट की स्पीड से फेंक दो ना, तो वो इतनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे m की जगह 1 रख दूँ, देखो मैं समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे m की जगह 1 किलो रख दूँ, c का तो मान सबको पता ही है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1 गुणा 3 इंटू 10⁸ का वर्ग इक्वल्स टू mc स्क्वायर से। m 1 है और c स्क्वायर इतना है। तो जब निकालोगे तो वैल्यू आएगी 3 तिया 9 और 10⁻⁴ हो गया हमारे पास 16। ये इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। मतलब अगर एक पार्टिकल, एक द्रव्यमान जो एक पिंड जो है 1 किलो का, अगर मैं उसको लाइट की स्पीड से फेंक दूं तो वो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। ये ऊर्जा ऐसे तो फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि वो ऊर्जा है जो एक बहुत बड़ा ऊर्जा संयंत्र, जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऊर्जा संयंत्र है, मैं कह रहा हूँ एक साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उतनी ऊर्जा के बराबर है। मात्र 1 किलो द्रव्यमान इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लाइट की स्पीड से इसको फेंक नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत मुश्किल है। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। वो भी 1 किलो की बात कर रहे हैं हम, तो 1 किलो मतलब बहुत बड़ा द्रव्यमान हो गया। तो आइंस्टीन ने ऐसा बोला कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यही था उनका अपेक्षितवाद का सिद्धांत। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे वस्तु का क्या बोलते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप उसकी ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे हो, लाइट की स्पीड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, प्रकाश के वेग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी फॉर्मूले को जोड़ मरोड़ के तोड़ के हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, जहां पे हमें पता चलता है हमें फॉर्मूला रन नहीं करना। फिर आपको क्लियर वीडियो में बता दूं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का वेग बढ़ाने के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। तो समस्या यह है कि अगर आप उसका वेग प्रकाश के वेग तक ले जाने की कोशिश करोगे तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, उसकी ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो कोई भी वेग जो है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने का मतलब है कि उसका द्रव्यमान अनंत हो गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज का जो द्रव्यमान है वो कभी भी इनफाइनाइट से, मतलब कभी भी जो वेग है वो प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, तो ये बड़े गूढ़ रहस्य की बात उन्होंने बताई, लेकिन उनके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। तो आई होप सबको ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि E=mc² के पीछे की स्टोरी क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के सिलेबस में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा दे रखी है, रासायनिक ऊर्जा दे रखी है, ऊष्मा ऊर्जा दे रखी है, और भी बहुत तरीके की ऊर्जा दे रखी है। तो वो टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, 9th क्लास में भी पढ़कर आए हो, और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक खुद से पढ़ना पड़ेगा। E=mc² की स्टोरी मैंने आपको बता दी, क्या है E क्या होता है, M क्या होता है, C क्या होता है, कि भाई द्रव्यमान को C प्रकाश के वेग से फेंक दो, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कहानी उन्होंने पूरी बताई थी जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब इसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ये रहा, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, ये इसी से रिलेटेड है। अब जब आप बुक खोलोगे, बुक में बहुत बड़ी सारी लंबी चौड़ी टेबल दे रखी है, तो उसमें दिया हुआ है कि किसी भी चीज को तोड़ने पर कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो लिखा है तुम्हारी बुक में। तो उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिखा है, देखो, सारणी 6.1 से 6.8 तक परीक्षण कीजिए, मतलब उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक डीएनए है, उस डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसके आबंध को तोड़ने के लिए आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और आपको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ऊर्जा बतानी है, और एक जो आपका वो होता है, डीएनए होता है, उसके आबंध के बीच में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, इतनी एनर्जी उसके पास होगी, यानी एनर्जी जो है उसके पास वो कितनी है, 10⁻⁻20 जूल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन सबको वापस बता दूं। हमने बोला 1 जूल जो ऊर्जा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है, कितने के बराबर होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप में बहुत छोटी ऊर्जा है। आप खुद सोचो ना, मैं कह रहा हूँ 10⁻⁻19 जूल, मतलब 0.0000 लगाते जाओ आप और लास्ट में 1 लिख दो। ठीक है,
तो इतनी कम ऊर्जा है। तो ये बहुत छोटी ऊर्जा हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ऊर्जा, हमारे पास जो ऊर्जा जो जूल में दे रखी है, इसको अपने को बताना है कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल सा लॉजिक, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है, ध्यान से सुनना, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जूल बहुत बड़ी क्वांटिटी है और हम चाहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें छोटी क्वांटिटी में, तो हम भाग दे देंगे उसको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो हम गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके। तो ये जो ऊर्जा हमें दे रखी है जूल में, इसको सिर्फ हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल सा लॉजिक, आप इसको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर देखो, कितनी एनर्जी है डीएनए को तोड़ने के लिए चाहिए, 10 की घात -20 डिवाइड करो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, ठीक है। देखो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट हटा के ऊपर लिखूंगा 10, देखो लिख लिया मैंने 10। अब ये 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा तो धनात्मक से किस, ऋणात्मक से किस में हो जाएगा, धनात्मक में। देखो कितना आएगा, 10/16 गुणा 10 की घात -19 प्लस 20, सॉरी -20 प्लस 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 16 है हमारा, 5 और ये 8 बार कैंसिल हुआ तो आया 5/18, सॉरी 8 और गुणा 10 की घात -1, ठीक है ना, 10 की घात -1। अब लगभग सॉल्व करके निकाल लेते हैं, चलो पीछे लिख देते हैं इसको, क्या है देखो 5/8 गुणा 10 की घात -1। अब लगभग सॉल्व करो, देखो 8 से 5 से जाता नहीं है तो 0 पॉइंट लगा देते हैं, फिर उसका हो गया 50। अब 8 का टेबल बोलो, 8×48 लगभग 0.6 गुणा 10 की घात -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -1 का मतलब है कि 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -6 का मतलब क्या है, सॉरी -10 की घात -1 का मतलब 10 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए एक आपके डीएनए के आबंध को तोड़ने के लिए, जो कि बहुत कम ऊर्जा होती है, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत सूक्ष्म आपके रूप में है, बहुत छोटे लेवल पे, तो छोटे लेवल पे भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें है कि इस बार हमें वायु के एक अणु को तोड़ना है जिसकी गतिज ऊर्जा इतनी है। तो देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, बी वाला आसान है, सेम फर्स्ट जैसा ही, बस -21 हो गया। इसको 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड करना है। अब देखो प्रीवियस में और इसमें इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे -20 था और यहाँ -21 है, तो वैसे यहाँ पे -1 की जगह -2 बचेगा, तो उत्तर वही है 0.6 गुणा 10 की घात -2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.6 बटा 10 की घात 2, जैसे हम लिख सकते हैं 100। सॉल्व करेंगे 0.006, ठीक है। वायु में आपको पता पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, मतलब बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, तो अब तोड़ना आसान होगा। तो इतनी कम ऊर्जा आपको चाहिए एक पार्टिकल के बंध को तोड़ने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर होगा। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसके बाद बोल रहा है किसी वयस्क मानव का दैनिक आहार किलो कैलोरी में क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक इंसान को प्रतिदिन इतनी एनर्जी चाहिए, 10 की घात 7 जूल एनर्जी चाहिए उसको डेली, इसका डेली रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन होता है, हमारे जैसे लोग जो हैं 18+ वाले, उनको इतनी एनर्जी चाहिए होती है रोज के लिए। तो अब प्रॉब्लम यह है कि उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके बताना है ना, कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन फिर आसान है, मैंने आपको एक छोटा सा रिजल्ट और बताया था। रिजल्ट क्या था हमारा कि 1 कैलोरी जो होता है हमारा वो 4.2 जूल के बराबर होता है ना, लगभग में लिखा था अपन ने 4.19 से समथिंग आ रहा था, तो 4.2 जूल के लगभग 1 कैलोरी बराबर होता है। हम चीज़ों को जब भोजन के मापने की बात आती है तो कैलोरी में ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये पूछ रहा है कि इस 10 की घात 7 जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करूं, और वो भी कौन सी कैलोरी,
किलो कैलोरी, ठीक है, ये उसका प्रॉब्लम है। अब अगर 1 कैलोरी में इतनी ऊर्जा है तो 1 किलो कैलोरी में कितनी होगी? 1 किलो कैलोरी को लिखते हैं KCl, तो बस किलो में कन्वर्ट करना है ना। जैसे ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 10 की घात 3 यानी 1000 से गुणा करते हैं, वैसे यहाँ पे भी करेंगे कि हम लिखेंगे 1 किलो कैलोरी में 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल होता है। ये रिलेशन हमारे काम का है। यानी अगर मुझे कैलोरी किलो कैलोरी से जूल में जाना है तो इस नंबर से मैं गुणा करूंगा। अब उल्टा सोचो कि अगर मुझे जूल से इस पे जाना है, किलो कैलोरी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 4.2 गुणा 10 की घात 3 से भाग दूंगा। यानी किलो कैलोरी से अगर जूल में जाना है तो गुणा करना है 4.2 गुणा 10 की घात 3 से। उल्टा सोचो, जूल से किलो कैलोरी में जाना है तो डिवाइड करूंगा 4.2 गुणा 10 की घात 3 से, ठीक है ना। ये अब हमें जूल से क्योंकि किलो कैलोरी में जाना है तो हम इसको 4.2 गुणा 10 की घात 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर जो भी आएगा वो किलो कैलोरी में आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 किलो कैलोरीज। पता ये सबको लर्न होगा, शायद कई छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा कि एक बॉडी को, एक इंसान को डेली मील के लिए 2400 कैलोरी की जरूरत होती है ना। आप लोगों ने ही सुना होगा 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जो कई जगह बुक्स में लिखा होता है, जो लोग बोलते हैं, वो गलत है। उसे 2400 कैलोरी नहीं, उसे 2400 किलो कैलोरी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर वो 2400 कैलोरी रोज कंज्यूम कर रहा है तो बेचारा मर जाएगा भूख से। 2400 कैलोरी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता यार। तो आपको, यानी हम जैसे एडल्ट लोगों को रोज कम से कम 2400 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा SST के अंदर 1500, ऐसा कुछ गांव वालों का कुछ होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, SST वीक है मेरी थोड़ी, है ना। तो किलो कैलोरी जो है हमारी, वो 2400 किलो कैलोरी हमारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। किलो ध्यान रखना, सिर्फ कैलोरी नहीं। तो थोड़ा सा अगर तुम्हारे दिमाग में भी रस्ट वस्ट जमा हो रखा है कि भाई कैलोरी होता है 2400 कैलोरी, तो उसको सही करके किलो कैलोरी कर लेना, ठीक है। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, सिर्फ कन्वर्जन का प्रॉब्लम था। तो मैंने आपको बता दिया कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो क्या करेंगे। ये रिलेशन अच्छे से याद रखना, 12th में बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज़्यादा काम आएगा। 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो भी रिलेशन उनको याद नहीं होता, पता नहीं क्यों, ठीक है, बहुत आसान है। और ये रिलेशन आया कहाँ से वो अपन 12th में सीखेंगे, अभी नहीं। चलो नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, एक लिफ्ट है जिसका कुल द्रव्यमान यात्रियों सहित 1800 किलोग्राम है और वो ऊपर की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल से गतिमान है। अचर मतलब कांस्टेंट। 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। मतलब लिफ्ट अगर ऊपर जाना चाहती है तो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कैसे लग रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, वो हमारी पुली शुली लगाई होगी, घर्षण रहित तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। तो फ्रिक्शन उसने, यानी घर्षण बताया उसने। तो उसने बोला लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आंकलन वॉट व अश्व शक्ति में कीजिए। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, घोड़े की पावर, घोड़ा खींच रहा है, ठीक है। चलो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये आइंस्टीन की क्वेश्चन में ये 2 न्यूमेरिकल कहाँ से आपने घुसेड़ दिए। तो बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, संघट, जिसको अपन बोलते हैं कोलिजन, टक्कर। वो एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो इसके साथ कोरिलेट ना हो जाए इसलिए हमने पहले के जितने न्यूमेरिकल थे वो भी तक कवर कर दिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। चलो तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये लिफ्ट है हमारी और लिफ्ट में 2-4 आदमी खड़े हैं। ये लो, ये एक हम फिरोज भैया को खड़े कर देते हैं, मूंछों वाले फिरोज भैया, ठीक है। और एक हमारे शान भैया को खड़े कर देते हैं, तो ये शान भैया को भी हमने खड़ा कर दिया, है ना। और किसको खड़ा करें? और मैं खड़ा हो जाऊँगा तो लिफ्ट की वायर टूट जाएगी, पर ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं भी खड़ा हो गया। तो हम 3 जने लिफ्ट में जा रहे हैं। तो लिफ्ट का और हम तीनों का वजन मिला करके कितना है? 1800 किलो। खूब है। तो हमें द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1800 किलो। और ये लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहती है, किस वेग से? 2 मीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट वेग से ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींचना चाहता है, तो हम पर गुरुत्वाकर्षण बल ने लगाया अपना बल और हमको बोला हम तो आपको नीचे mg से खींचेंगे। दूसरी बात, उस पर घर्षण बल भी लग रहा है। अब घर्षण बल जो होता है वो गति के जो भी जहाँ पर वस्तु जाती है उसका विरोध करता है, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में हमेशा लगे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब उसके
एक बेसिकली जो हम बोलते थे कि एक दूसरे की विरोध करता है जब वो अपेक्षित गति कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपेक्षित गति चल रही है, तो हम घर्षण बल को भी इस बार का लेंगे, नीचे लेंगे, ठीक है। तो दो बल हमारे पास लग रहे हैं और कोई नहीं। तो हमारा जो कुल बल है इस लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए मोटर को कितना बल लगाना पड़ेगा इन दोनों के अगेंस्ट, यानी mg प्लस एफ के। देखो इसका खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं, अगर होता तो मैं लिख देता यहाँ पे, ठीक है। वही एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की, भाई मोटर को कितना बल लगाना पड़ेगा, हमारा यही प्रॉब्लम है ना। अच्छा, इसने अपन से पूछा न्यूनतम शक्ति, तो मैं आपको बता देता हूँ शक्ति का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। पावर के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय, और एक अपन ने पढ़ा था F इंटू वी, बल गुणा वेग। तो हमें कांस्टेंट वेग पता है, हमें बस यही पता करना है कि उसके ऊपर कितना बल लगाना, कितना बल से अपने को उसको ऊपर खींचना पड़ेगा। तो हम चाहते जितना बल नीचे लगना है ना उतना ही बल ऊपर लग जाए, ठीक है। तो नीचे कितना बल लग रहा है, F प्लस mg, तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए, F प्लस mg। तो बस ये अगर हम बल निकाल देंगे, वेग हमारे पास है, दोनों को गुणा करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो F बराबर mg का मान कितना है, m कितना हमारे पास 1800, g का मान हम 10 ले ही लेते हैं, और प्लस ये है 4000, तो ये हो गया हमारे पास 18000 प्लस 4000, तो हमारे पास उत्तर आ गया 22000। तो ये 22000 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हमें इतना ही बल ऊपर भी चाहिए, तो हमारा पावर कितना आ गया F इंटू वी, तो 22000, और वेग कितना चाहते हैं अपन, 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आ गया 2। सॉल्व करा कितना आया, 44000, ठीक है। आंसर कितना है हमारा 44000, क्योंकि पावर है तो किस में आएगा, ये वॉट में, ठीक है ना, पावर तो वॉट में आएगा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसको अश्व शक्ति में कन्वर्ट करना है, मतलब घोड़े की पावर में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको अश्व शक्ति में चाहिए अपने को, तो अपन सब जानते हैं अश्व शक्ति जो था हमारा क्या था, जिसको अपन हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP जो होता है, वो किसके बराबर होता है, 746 वाट की, ठीक है। ये लगभग लिखा हमने 745.5 था, उसको लगभग 746 लिख दिया, ठीक है। बस अगर हमें इसको अश्व शक्ति में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि हमें वॉट से हॉर्स पावर में जाना है, हमें वॉट से हॉर्स पावर में जाना है, तो देखो उल्टा सोच रहे ना, अगर हॉर्स पावर से वॉट में जाना होता तो 746 से गुणा कर देते, और अगर वॉट से हॉर्स पावर में जाना है तो 746 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बस इसी कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास हॉर्स पावर में, आंसर कितनी आ जाएगी, 44000 बटा 746। अभी ये आपका होमवर्क, आप इसको कन्वर्ट करके हॉर्स पावर में आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करके मत बताना, बच्चे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर बता देते। तो मैंने कहा यार ये कैसा कमाल है, मैं ही नहीं निकाल पाता इतना पॉइंट में, तो तुम कैसे निकाल देते हो, ठीक है। मुझे पता है घर में बैठे बैठे ये 2 कैलकुलेटर चला है, लो सर आंसर। ऐसे मत करो, खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आ जाएगा उत्तर, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एक टॉपिक हमारा और रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, छूट गया था, वैसे तो पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में, पर बता देता हूँ। पावर हमने पढ़ा था एनर्जी बटा टाइम की, या मतलब ऊर्जा बटा समय के, या कार्य बटा समय के। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ जो जूल में मापा जाता है, और समय जो कि आपका सेकंड में मापा जाता है, और पावर जो कि वॉट में मापी जाती है, तो हमारा एक रिलेशन आता है कि वॉट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के, ठीक है। एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी, व्यावसायिक मान जो होता है हमारी ऊर्जा का, हमारी इसका नहीं, पावर का नहीं, ऊर्जा का। घरों में हम ऊर्जा का कंजप्शन करते हैं, पावर का नहीं करते। तो ऊर्जा का जो कंजप्शन होता है वो किस में होता है, किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा, जैसे हम एक यूनिट पे बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है, बच्चे चीख चीख के बोल रहे होंगे सर हमें पता है, ठीक है, पर जिनको नहीं पता वो देख लो। तो अगर हमें जूल में लाना है, तो 1 जूल आप यहाँ से देखिए 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड की इक्वल होता है। अब ये कहाँ से लाया हमें, बहुत आसान है। अभी हमने बोला 1 वॉट देखो कितने के बराबर है, 1 जूल बटा 1 सेकेंड के,
तो अगर मुझे 1 जूल को वॉट सेकंड में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 जूल बराबर 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमें लिखना है। अगर मुझे इस किलोवाट आवर को लिखना है, किलोवाट घंटा को लिखना है, तो किलोवाट में होता है 1000 वॉट और घंटे में क्या होता है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो गुणा 60 इंटू 60। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड आ गया, तो ये वॉट इंटू सेकेंड जो आ रहा है, W इंटू एस जो आ रहा है, उसकी जगह में जूल लिख देता हूँ। देखो 1000 गुणा 60 गुणा 60 और ये आ रहा हमारे पास जूल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 छंग 36, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। और भाई बाय डिफॉल्ट जो दशमलव होता है वो सबसे अंतिम अंक के बाद में होता है, बस उसको अपने को थोड़ा सा पहले शिफ्ट करना है। जब वो आगे आएगा पावर 1 बढ़ जाएगी। 3.6 गुणा 10 की घात 6। कुछ बच्चों को नहीं पता, मैं फिर बता देता हूँ, जब भी दशमलव हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो घात 1 बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। और अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो घात 1 घट जाती है, मतलब घात में 1 घट जाता है, -1 कर देते हैं। और लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो घात में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा रिलेशन है। 1 किलोवाट आवर जो हमारा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये सब था। तो यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे या न्यूमेरिकल छूट गया था वो सब मैंने खत्म करा दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी बात पढ़ेंगे कोलिजन वाला टॉपिक, यानी टक्कर वाला टॉपिक, जो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस पर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।